गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे जिसकी डेट है 18 सितंबर और क्लास आपकी 10th है। नेशनलिज्म इन यूरोप की हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने देखा कि नेपोलियन, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना तो जग ही चुकी है नेपोलियन के आने के बाद। ठीक है, नेपोलियन जो है 1815 में हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंजर्वेटिज्म आता है इन यूरोप आफ्टर 1815। 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म आता है। अब ये कंजर्वेटिज्म है क्या? नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815। ये आपसे क्वेश्चन क्विज में पूछा जाएगा जब भी मैं क्विज लूंगी कि नेपोलियन किस साल में हारे थे। 1815 में हारे थे। आफ्टर दिस, इसके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी कि कंजर्वेटिज्म में क्या था कि वो चाहते तो थे, मतलब जो पुराना ट्रेडिशन था ना, पुराना राजतंत्र था, उन्हीं सब चीज़ों को वापस लेकर आना चाहते थे। एज अ पॉलिटिकल, ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी होती है। कंजर्वेटिज्म क्या करता है, स्ट्रेस करता है, यानी कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, ट्रेडिशन को, ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को, कस्टम्स को, रीति रिवाजों को। और ये धीरे धीरे डेवलपमेंट चाहता है, एकदम से चेंज नहीं चाहता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के फेवर में है। तो अब जब भी ये 1815 के बाद जब यहाँ पे इन लोगों ने आगे सरकार बनाना स्टार्ट किया तो इन्होंने एक समिट की, एक सम्मेलन किया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया कांग्रेस, ठीक है, जो कि वियना में ऑर्गेनाइज की गई, जिसका नाम द वियना ट्रीटी भी रखा गया। इसमें एक ट्रीटी साइन की गई। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो कांग्रेस जो थी वो होस्ट की गई किसके द्वारा, ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन कांग्रेस, और ट्रीटी वियना की साइन की गई यहाँ पे। तो अब इस ट्रीटी में क्या क्या फीचर थे, उन्होंने बोर्बन डेंसिटी जो थी उसकी पावर को दोबारा से फ्रांस में ला दिया। द मेन इंटेंशन वाज टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, और मेन इंटेंशन इसका ये था कि भाई दोबारा से कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है, दोबारा से जो कस्टम्स हैं दोबारा से वो लागू हो जाएं। फ्रांस ने मतलब अपनी बहुत सारी जो टेरिटरी जो नेपोलियन के टाइम में एक्वायर की थी वो छोड़नी पड़ी, और फ्रांस के चारों ओर नए राज्य बना दिए गए ताकि फ्रांस कहीं से हेल्प भी ना मांग सके और युद्ध की स्थिति में ना आ सके। A series of states were set up on the boundaries of the France to prevent expansion in the future. ड्यूक मेटरनिक का अब हम देखेंगे, दो बंदों का बड़ा योगदान रहा है। ड्यूक मेटरनिक कौन थे? ही वॉज द ऑस्ट्रेलियन चांसलर, वो ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे जिनका जन्म हुआ था 15 मई 1773 में। ही हैड वंस रिमार्क्ड, एक बार उनको ये कहा गया था कि अगर फ्रांस छींकता है, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज द कोल्ड, यानी कि जो चीज़ फ्रांस में हो रही है ना, वो चीज़, मतलब उन्होंने एक बार ये कहा था कि जो चीज़ फ्रांस में होगी वो पूरे यूरोप में अपने आप फैल जाएगी। जैसे नेशनलिज्म था, पहले फ्रांस में आया, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बाकी देशों में रिवॉल्यूशन हुआ। तो इसका मतलब ये था, ही टुक द प्रोमिनेंट पार्ट इन कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय भाग लिया। डोमिनेटेड द यूरोपियन पॉलिटिक्स, और यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी काफ़ी काम किया 1814 से 1848। ही एक्ट इज एज अ रिस्टोरर ऑफ द ओल्ड रिजिम, उन्होंने यहाँ पे ओल्ड रिजिम को स्टोर करने की कोशिश की, दोबारा से यूरोप को बनाने की कोशिश की नेपोलियनिक वॉर के बाद। अब आता है गिउसेप्पे मैज़ेनी, ठीक है। गिउसेप्पे मैज़ेनी जो थे उनका जन्म हुआ था गियोना में, या जियोना में, जो भी आप बोलो, 1807 में, ठीक है। वो मेंबर बने सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी की एज अ यंग मैन ऑफ 24, यानी कि जब वो 24 साल के थे तब ये मेंबर बने थे, और उनको देश निकाला, एग्जाइल, ही सेंट टू एग्जाइल, यानी कि देश से निकाल कर उनको भेज दिया गया था फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन लिगुरिया। लिगुरिया में उन्होंने विद्रोह करवा दिया था, इस वजह से उनको देश से निकाल दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 और मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, और उसके बाद उन्होंने 2 अंडरग्राउंड गुप्त सोसाइटी फाइंड आउट की। फर्स्ट थी यंग इटली, ठीक है, इन द मार्सलीज, एंड दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्निंग, ठीक है। ये दोनों याद रखनी है। यंग इटली कहाँ पे थी, मर्सेलीज में, और यंग यूरोप कहाँ थी, बर्न में। मैजनी का एक अथक जो प्रयास था,
ठीक है? उनका अपोज़िशन था मोनार्की का, भई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मोनार्की नहीं होनी चाहिए। हिज़ विज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जिस तरीके से वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को फ़ेवर करते थे, तो जो उनके साथी थे, जो कंज़र्वेटिव्स थे, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, भयभीत हो गए थे। और इसी वजह से मेटरनिक ने एक बार कहा था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, तो उन्होंने कहा था कि ये ही जो है गिसेपी मेज़ेनी जो है, यही हमारे लिए मोस्ट डेंजरस है, हमारे सोशल ऑर्डर के लिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। What write the main feature of the Vienna Treaty? The Bourbon dynasty was restored to power in the France. Bourbon dynasty जो थी वो पावर में दोबारा से लाई गई। The main intention was to create a new conservative order in Europe. मेन इंटेंशन थी एक नया ऑर्डर, एक कंजर्वेटिव ऑर्डर को सेट करना। फ्रेंच ने वो ट्रीटीज खो दी थी जो उनको नेपोलियन के टाइम में जिन्होंने मिलाई थी, और सीरीज ऑफ स्टेट्स जो कि सेटअप की गई फ्रांस की बाउंड्रीज पे, तो उन्होंने फर्दर फ्यूचर में फ्रांस का एक्सपेंशन नहीं होने दिया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेटरनिक, तो मेटरनिक ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने कांग्रेस में प्रोमिनेंट पार्ट प्ले किया, यूरोप की पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट प्ले किया, ठीक है। वो एज अ रिस्टोरर वर्क किया उन्होंने ओल्ड रिजिम का, रिकंस्ट्रक्शन की उन्होंने यूरोप की नेपोलियन वार्स के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डू यू थिंक द मेटरनिक डिस्क्राइब मेज़नी एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर? क्योंकि वो क्या करता था, डेमोक्रेटिक आइडियाज को फेवर करता था। मेज़नीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, मोनार्की को अपोज करता था, और हिज विजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, जो उसका विजन था डेमोक्रेटिक की भाई ऐसे डेमोक्रेटिक होगी, लोगों का राज होगा, तो उसने फ्राइटन मतलब डरा दिया था, भयभीत कर दिया था कंजर्वेटिव को। सो मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वट काइंड ऑफ चेंज हैपेंड इन यूरोप आफ्टर नेपोलियन रिज्म? क्या क्या चेंजेस हुए नेपोलियन रिज्म के बाद? गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म की सरकार आ गई थी। कंजर्वेटिज्म सपोर्ट द क्या, किस किस सपोर्ट करता है? ट्रेडिशन को, एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन को, कस्टम्स को प्रेफर्ड करता है, जो आपका ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज होता है, क्विक चेंज को नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे सबमिट भी हुई कांग्रेस की, तो ये सारे जो है ये चेंजेस हुए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, आप लोगों का अभी ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे। जब आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, जब आप पूर्णिमा 10 यूज़ करते हैं, पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करते हैं, तो आपको हर कोर्स पे 10% की छूट मिलती है। लेकिन अभी जब ऑफर चल रहा है तो 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, यानी कि आपको 20% की छूट मिलेगी अगर आप कोर्स खरीदते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक, ठीक है। अगर आप 9 महीने का खरीदते हैं तो आपको 15% की, 12 महीने का करते हैं तो 20% की, ठीक है। तो बच्चा टर्म 1 के सिलेबस के लिए ये बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ये स्टार्ट हो रहे हैं 18 सितंबर से। यहाँ पे भावना बेस्ट, अनुप्रिया, अनुश्रुति एंड शिवांगी, ये सब आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के। प्लस में क्या होता है, प्लस और आइकॉनिक, अगर आप प्लस खरीदते हैं और आइकॉनिक में डिफरेंस ये होता है कि प्लस में आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा, लाइव डायरेक्ट सॉल्यूशन रहेगा, पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट हो सकेगा, पूछ सकेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, स्टडी प्लानर बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था इन्फॉर्मेशन एंड हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।